जय हिंद साथियों, आज हम कक्षा 9वीं स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पहला अध्याय लेंगे जिसका नाम है संख्या पद्धति। पहले हम संख्या के बारे में समझते हैं, संख्या क्या होती है, फिर हम प्रश्न वाले 10 लेकर स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले संख्याओं के बारे में समझते हैं संख्या क्या होती है। तो पहले संख्या मैंने लिखी है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या वह होती है जो एक से स्टार्ट होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक चलती है, उसे क्या बोलते हैं? हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है। फिर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वह होती है जो जीरो, जिसमें जीरो आ जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक चलती है, उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या बोलते हैं। फिर आती है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या वह होती है, जिसे समझना, ये 0 लिखा मैंने, 0, 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक चलेगी, और इधर वापस में -1, -2, -3 ऐसे अनंत तक आएगी, इसे बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। ये याद होना चाहिए कि प्राकृत संख्या वो होती है जो 1 से स्टार्ट होती है, जिसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक आती है, वो प्राकृत संख्या। या पूर्ण संख्या वो होती है जिसमें 0 आ जाता है, तो वह पूर्ण संख्या होगी। और पूर्णांक संख्या वह होगी जो जिसमें 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 से इधर अनंत तक, और 0 से माइनस में भी अनंत तक। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वह होती है जो 2 से विभाजित हो जाती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे अनंत तक। सम संख्या वह होती है जो 2 से विभाजित हो जाती है। फिर पढ़ें विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वह होती है जिसमें 2 से भाग नहीं जाए। इसमें लिख लेना, जिसमें 2 से भाग जाए। और विषम संख्या वह होती है जिसमें 2 से भाग ना जाए। विथ एग्जाम्पल, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ये भी अनंत तक होती है। फिर लेंगे हम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वह होती है जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। जिसे हम समझते हैं, जैसे मैंने कौन सी संख्या ली, मान लो मैंने 4 लिया। 4 कितने गुणनखंड हो सकते हैं? इसमें 1 से भाग जाता है, 2 से और 4 से, तो इसके 3 गुणनखंड हो गए। मैंने 6 लिया, 6 से 1 में, 2 से, 3 से भी जाता है, और स्वयं 6 से, तो इसके 4 गुणनखंड। कम से कम 6 लेना है। मान लो मैंने लिया 3, तो इसके 1 से भाग जाएगा और 3 से जाएगा, तो ये हमारी भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या नहीं है। जैसे एक और एग्जाम्पल लिया मैंने, लिया 2, 2 में 1 से भाग जाएगा और 2 स्वयं से जाएगा, तो यह भी भाज्य संख्या नहीं है। तो भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। जैसे इधर लिखना, जैसे 4, 6, 8, 10 ऐसे अनंत तक होती है। चलो, फिर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वह होती है जो स्वयं से भाग जाए और 1 से भाग जाए। जैसे जो 1 से वह स्वयं से विभाजित हो। स्वयं से विभाजित हो, जैसे मैंने लिया 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे अनंत तक। फिर आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 2/3, 5/7, 1/2। जो बटे वाली संख्या होती है वह सारी परिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या रूट वाली होती है। जैसे मैंने लिखा √3, √5, √8 ये सारी अपरिमेय संख्या होती है। तो आपको ये सारे पहले लिख लेना है,
ये देखना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसके। बस फिर हम देखते हैं 1.1। 1.1 का पहला क्वेश्चन देखना, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है? इसका ये यहाँ पे लिखा ना, q बराबर नॉट इक्वल टू 0। ये जहाँ ऐसा लिखा रहता है ना, q नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या 0 एक परिमेय संख्या है। हम स्टार्ट करते हैं अभी प्रश्न वाली 1.1 का पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया क्या है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? कैसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है? मैंने अभी बताया पूर्णांक क्या होती है। पूर्णांक वह संख्या होती है जिसमें 0 से 1 2 3 4 भी आता है और माइनस वाली संख्या भी आती है, वह पूर्णांक संख्या होती है। तो पहले क्वेश्चन का हल लिखना आप। हाँ, जो शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। आपको इतना लिखना है, पर आप समझो मैंने इसको कैसे किया। देखना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात बात यह है कि हमें 0 को p बाई q के रूप में लिखना है, परंतु वहाँ पे q बराबर नॉट इक्वल टू 0, और q को 0 नहीं लेना है, तो हमने q को 0 नहीं लिया। p बटे 1, q को 1 लिख सकते हैं ना बटे में। मान लो मैंने लिखा 2, तो 2 के बटे में 1 लिखेंगे तो उससे कुछ अंतर आएगा क्या? नहीं। जैसे q के बटे में 1 लिखेंगे तो कुछ अंतर नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक दूसरा, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। हल, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो आपको क्या करना है, एक बात का ध्यान रखना, जितनी परिमेय संख्या पूछी जाए उसमें 1 जोड़ना है। जैसे 6 परिमेय संख्या पूछी ना, 6 लिखना, उसमें 1 जोड़ना है। कितने आए? 7। अब जो 7 आए उसका क्या करना है? जैसे 3 है, 3 लेना और 3 में 7 का गुना 7 का भाग देना। इधर ऐसे 4 लेना, 4 में भी 7 का गुना 7 का भाग। तो कितने हो जाएंगे? 7 या 21 बटे 7 और 7 28 बटे 7। अब फिर लिखना प्रश्न अनुसार हमें कितनी परिमेय संख्या बतानी है? 6 परिमेय संख्या बतानी है। तो 6 परिमेय संख्या कैसे बताएंगे हम? 21 बटे 7 के बाद क्या आएगा? 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। देखो हो गई। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखो, पूछ रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। क्या क्वेश्चन है कि 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय। तो मैंने क्या समझाया था कि जितनी परिमेय संख्या पूछी जाए उसमें 1 जोड़ना है। 5 + 1 कितना होगा? 6। फिर ये जो 6 है इसका इसमें गुणा करना है, इसी से भाग देना है। तो 3/5 में 6 का गुणा 6 का भाग, फिर 4/5 में 6 का गुणा 6 का भाग। तो 6 × 18, 6 × 5 = 30, 6 × 24, 6 × 5 = 30। फिर प्रश्नानुसार 18/30 के बाद क्या आएगा? 19/30,
फिर 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 हो गई परिमेय संख्या 1 2 3 4 5। यही हमारा आंसर है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा। बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। पहला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखना, चौथे का पहला क्वेश्चन हमारा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? ये सत्य है, हम लिखेंगे सत्य। क्या पूछ रहा है? प्रत्येक जो प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। कारण के अंदर लिखना, आप कारण के अंदर प्राकृत संख्या लिख देना। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक जाती है, उसे बोलते हैं प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होती है? जो मैंने शुरू में अभी समझाई थी, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट हो जाती है। 0 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक जाती है। तो क्वेश्चन एक बार और समझो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्रत्येक प्राकृत संख्या है क्या एक पूर्ण संख्या होती है? हाँ होती है, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। 1 2 3 4 इसमें भी है, इसको 0 को मत देखो आप, ये देखो 1 2 3 4 5 इसके अंदर है ना पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। सेकंड वाला समझो, ये बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या? क्या पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती, ये तो असत्य है। असत्य कैसे है? हम कारण सही समझते हैं। लिखिए कारण में क्या लिखना है? पहले हमें पूर्णांक संख्या लिखनी है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो 0 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक जाएगी और वापस इधर माइनस में आएगी, -1 -2 -3 ऐसे इधर भी अनंत तक होगी। ये हमारी पूर्णांक संख्या है। न वहीं पे फिर हम लिखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? ये ऊपर लिखा था मैंने अभी, 0 1 2 3 4 5। क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक जो पूर्णांक संख्या है जो क्या पूर्ण संख्या होती है? तो नहीं होती। जो पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या? क्या ये वाली सारी संख्या इसके अंदर आती है क्या? नहीं आती है। यहाँ तक तो आती है पर माइनस वाले इसके अंदर नहीं आता, इसलिए असत्य है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? देखो आप, प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य है। कैसे? कारण में क्या लिखना? आप लिखना परिमेय संख्या। क्या होती है परिमेय संख्या? जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 1/2 3/5 7/8। ये क्या हो गई? परिमेय संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होती है? और अब तक तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिखिए तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 ऐसे करके जो अनंत तक जाएगी। तो प्रश्न ये बोल रहा है कि क्या प्रत्येक जो परिमेय संख्या है वो एक पूर्ण संख्या है? नहीं है ना। जो 1/2 क्या इसके अंदर है, 3/5 इसके अंदर है, 7/5 इसके अंदर नहीं है। तो ये भी क्या हो गया? ये भी हमारा असत्य है। ये वाला भी असत्य है और ये वाला सत्य था। इस प्रकार हमारे प्रश्न वाले 1.1 होती है खत्म। हम अगले वीडियो में 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।